महाराष्ट्र ने सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय स्वशासी निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालयों में सभी आधिकारिक संचार में मराठी भाषा का उपयोग किया जाना अनिवार्य कर दिया और 2024 में स्वीकृत मराठी भाषा नीति में सभी लोक कार्यों में मराठी भाषा के उपयोग की अनुशंसा की गई। और भाषा को लेकर हमारे देश में कई राज्यों में विवाद भी चलता रहता है। दक्षिण के भारत को देख लीजिए आप लोग, महाराष्ट्र में मराठी को लेकर देख लीजिए आप लोग। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। भारत के अन्य राज्यों में अनिवार्य क्षेत्रीय भाषाएं कौन सी हैं, उन पर भी बात करेंगे। और राजभाषा से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या है, उन्हें भी देखेंगे। और संघ की भाषाओं से संबंधित समितियां और आयोग कौन कौन से हैं, उन्हें भी हम लोग जानेंगे। देखिए, हमारे प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में पहले नंबर पर आपका राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। तो वर्ष 1960 में मराठी को महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। 2024 में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और भारत में 2 आधिकारिक भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं, 22 अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख किया गया। इसमें असमिया हो गया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। भारतीय संविधान के भाग आप देखते हैं कितने भाग, आप देखेंगे कि भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। भारत के अन्य राज्यों में अनिवार्य क्षेत्रीय भाषाएं, जैसे तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, यहाँ सरकारी संचार के लिए तमिल भाषा का प्रयोग अनिवार्य है और सरकारी नौकरियां होती कक्षा 10वीं की तमिल परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। कर्नाटक में बात करें तो साइन बोर्ड में 60% कन्नड़ भाषा का उपयोग अनिवार्य किए जाने के साथ यहाँ सरकारी कार्यालयों और व्यवसायों के साइन बोर्ड में कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया और जिसके तहत उम्मीदवारों को मुंडारी, संथाली हो या फिर कुरुक जैसी भाषाओं में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य कर दिया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सरकारी नौकरियों के लिए बंगाली भाषा में पारंगत उम्मीदवारों को नियुक्त करने को प्रोत्साहित करता है। राजभाषा से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 345। इस संविधान के अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए एक या एक से अधिक भाषाओं का चयन कर सकता है और इसमें राज्य में पहले से ही बोली जाने वाली भाषा या भाषाएं अथवा हिंदी शामिल है। और अनुच्छेद 347 संविधान के अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को मान्यता देने से संबंधित है इसमें। और आप देखेंगे इसमें यह राष्ट्रपति को ऐसी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देने का अधिकार देता है यदि राज्य एक आबादी का एक बड़ा हिस्सा का अनुरोध करता है। यह प्रावधान राज्य के आधिकारिक ढांचे में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने की अनुमति देता है जिससे भाषाई समावेशिता सुनिश्चित होती हो। अनुच्छेद 350 क्या कहता है? अनुच्छेद 350 के अनुसार राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी होगी। यह प्राथमिक शिक्षा पर लागू होता है। अनुच्छेद 351 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 351 राज्यों के अपनी आधिकारिक भाषाओं को बढ़ावा देने के भाषाई अधिकारों का हनन किए बिना संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। संघ की भाषाओं से संबंधित समितियां और आयोग, तो राजभाषा आयोग 1955, इसकी स्थापना बीजी खेर की अध्यक्षता में की गई थी और जिसने संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग के मुद्दे की जांच की और हिंदी में परिवर्तन के लिए सिफारिश की। संसदीय राजभाषा समिति 1976 ने संस्थाओं और केंद्रीय सेवा परीक्षाओं में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को शामिल करने की सिफारिश की। हालांकि इन प्रस्तावों को विशेष रूप से गैर हिंदी भाषी राज्यों के प्रतिरोध के कारण पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि नहीं रखोगे, बिल्कुल रखना चाहिए आपको। चलिए, आपका कोई हमारे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताया करिएगा। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं रखी गई हैं ना, उन्हें ज़रूर याद रखेगा। इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए आपके, और पूछ लेता है अक्सर। और मैं इसलिए तो कहता हूँ कि अपना एग्जाम का सिलेबस और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के ज़रूर देखा करिएगा। और देखिए, शुरुआत में आप देखिए 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में से ही शामिल कर लिया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था। 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2004 से प्रभावी हुआ, इसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। धन्यवाद।